हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहानियाँ अजब गजब। फिर से ले आया हूँ फ्रेंड्स आपके लिए एक नई और यूनिक स्टोरी, जिस स्टोरी का नाम है बाज की नज़र, यानी आइज ऑफ द ईगल। एंड अगेन फ्रेंड्स, इस कहानी को लिखा है सर रस्किन बॉन्ड ने। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट करना भी ना भूलें। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद बाज की नजर, आइज ऑफ द ईगल। बड़ी ऊंची, कानों को चुभने वाली आवाज थी वह, जैसे कोई कुत्ता चिल्लाया हो। आसपास फैली घास के बीच उगी स्ट्रॉबेरीज तोड़ना बंद कर ऊपर आसमान की ओर देखा। उसके पास कुत्ता था, रखवाली करने वाला, झबरा, मोटा कुत्ता। लेकिन मोटू गुर्राता और भौंकता था, पर ऐसे चिल्लाता नहीं था। वो अजीब सी आवाज आसमान से आई थी और जय ने पहले भी वह आवाज सुनी थी। जैसे उसकी समझ में आया कि आवाज कहाँ से आई थी, वह झट से खड़ा हो गया। अपने कुत्ते को बुलाया, यानी कि मोटू को बुलाया, और भीड़ों को भी पुकारा और उन्हें घर की ओर चलने के लिए हाँक दिया। मोटू दौड़ा दौड़ा उसकी ओर आया, खेलने को तैयार। उसने कहा, अभी नहीं मोटू, हमें जल्दी से भेड़ों को घर लेके जाना है। और एक बार फिर उसने आसमान की तरफ देखा। इस बार उसने देख लिया धूप से चौंधियाते आसमान में काला धब्बे जैसा, जो पहाड़ के ऊपर गोल गोल चक्कर काटते हुए लगातार बड़ा होता जा रहा था। एक सुनहरा बाज हिमालय की ऊंचाई पर झपट्टा मारकर अपने शिकार को धर दबोचने को तैयार। आसमान का बादशाह। जमीन पर चुगते किसी पक्षी को उसने देख लिया है, या किसी बिज्जू पर उसकी नजर है, या फिर वह किसी मेमने के पीछे पड़ा है। जय के किसी मेमने को कभी बाज ने नहीं उठाया, लेकिन उसे दूसरे चरवाहे सुनहरे बाज के बारे में बताया करते थे, जो उनके जानवरों का शिकार करके ले जाया करता था। भेड़ें पहाड़ की ढलान पर कुछ दूर घाटी की ओर चली गई थीं, और जय ये देखने के लिए उनकी ओर भागा कि कहीं कोई मेमना बाकी सब भेड़ों से दूर तो नहीं चला गया है। मोटू कुत्ता बेतहाशा भौंकते हुए इधर उधर दौड़ रहा था। भेड़ों को साथ लेकर चलने में वह कोई बहुत अच्छा भी नहीं था। वो अक्सर उनसे टकरा जाता था और भेड़ ढलान पर लुढ़कती चली जाती थी। लेकिन इतने बड़े भालू जैसे कुत्ते को देखकर तेंदुए और भेड़िए तो दूर ही रहते थे। जय मेमने गिन रहा था और मेमने अपनी माँ के नज़दीक सिमट कर जोर जोर से मिमियाने लगी थी। 1, 2, 3, 4 और वह गिनता गया। एक पांचवा और होना चाहिए था। जय को लगा। जय को ढलान पर वह कहीं नजर नहीं आया। उसने ऊपर तुंगनाथ के मंदिर की तरफ जाने वाले पथलीरे रास्ते को देखा। सुनहरा बाज चट्टानों के ऊपर अभी भी चक्कर लगा रहा था। पल भर के लिए वह पक्षी नजरों से उछल हुआ और फिर चट्टानों की आड़ से ऊपर को उड़ान भरता नजर आया। एक छोटे से जानवर को अपने खौफनाक पंजों में दबाए। अरे अरे, ये क्या हुआ? वो मेमने को ले गया, जय चिल्लाया और चढ़ाई पर तेजी से चढ़ने लगा। मोटू उसके आगे आगे दौड़ा जा रहा था, उसे बड़े से पक्षी पर गुस्से से भौंकते हुए, जो तुंगनाथ के मंदिर से भी ऊंचाई पर उगे हुए देवदार के बौने रह गए पेड़ों के पार चट्टानों के बीच अपने घोंसले की ओर उड़ा चला जा रहा था। जय और मोटू नजरों से ओझल होते बाज को गुस्से और लाचारी से ताकने के सिवा और कुछ नहीं कर सकते थे। बाज के एक झपट्टे में ही मेमने की जान निकल गई थी। ऐसा लग रहा था कि झुंड में और किसी को पता ही नहीं चला कि क्या हुआ है। भेड़ें अब भी पहाड़ी ढलान पर उगी रसीली मीठी घास चर रही थीं। अच्छा होता हम इन्हें पहले ही घर हाँक के ले जाते मोटू, जय ने कहा, और लड़के के इशारे पर वह बड़ा सा कुत्ता ढलान पर दौड़ पड़ा। भेड़ों को घर ले जाने के खेल में लग गया, जिसमें उसे बड़ा ही मजा आ रहा था। वह भेड़ों का पीछा करने लगा और भेड़ें इधर उधर भागने लगीं और जय को उन्हें इकट्ठा करने के लिए यहाँ वहाँ दौड़ना पड़ा। आखिरकार भेड़ों ने घर की राह पकड़ ही ली। एक अच्छा मेमना चला गया। उदास जय खुद से कह उठा, न जाने दादाजी क्या कहेंगे। दादाजी बोले, कोई बात नहीं बेटे, एक ना एक दिन तो ये होना ही था। बाज काफी समय से भेड़ों पर नजर गड़ाए था। दादी, जिन्हें दुनियादारी की समझ कुछ ज्यादा ही थी, बोली, मेमना 300 रुपये में बिक जाता। अब आगे से तुम्हें ज्यादा होशियार रहना होगा जय।
पहाड़ पर जब भेड़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत होती है तब सो मत जाया करो और ना ही कहानी की किताब पढ़ा करो। आज दिन में तो मैं कुछ भी नहीं पढ़ रहा था दादी, जय ने ये सच ही कहा, लेकिन वो ये बताना भूल गया कि वह स्ट्रॉबेरीज भी इकट्ठी कर रहा था। पढ़ना तो उसके लिए अच्छा ही है, दादाजी ने कहा। बदकिस्मती से वह खुद भी कभी स्कूल नहीं जा पाए थे। उनके ज़माने में पहाड़ों में स्कूल ही नहीं हुआ करते थे। अब तो हर गांव में एक स्कूल था। रात को पढ़ने के लिए काफ़ी समय होता है, दादी बोली। वह अपने गांव माकू के एक कमरे के उस छोटे से स्कूल को ज़्यादा कुछ नहीं समझती थी। देखो, अक्टूबर की छुट्टियां चल रही हैं, दादाजी ने कहा, वरना ये यहाँ होता ही नहीं भेड़ों की देखभाल में हमारा हाथ बटाने के लिए। इसी महीने के आखिर तक बर्फ़ पड़ जाएगी और फिर हम अपनी रेहड़ के साथ यहाँ से चल पड़ेंगे। तब तुम्हें पढ़ने के लिए खूब वक्त मिलेगा जय। माकू में जहाँ घाटी में मौसम ऊंचे पहाड़ के मुकाबले गर्म था, जय के माता पिता कुछ सकरे सीढ़ी नुमा खेतों में जौ, ज्वार और आलू उगा लिया करते थे। गर्मी के महीने में घर के बुजुर्ग भेड़ों को चराने के लिए तुंगनाथ के आसपास के चरागाहों में लाया करते थे। जिस रास्ते से तीर्थ यात्री तुंगनाथ के प्राचीन मंदिर जाते थे, उस रास्ते से थोड़ा सा हटकर ही वह छोटी सी पत्थर की कुटिया थी जिसमें वह ठहरते थे। समुद्र तल से 12,000 फीट की ऊंचाई पर हिमालय की ऊंची चोटियों से घिरा यह हिंदुओं का सबसे ऊंचा तीर्थ स्थान था। अगले दिन जय और मोटू ने बड़ी होशियारी बरती। उन्होंने भेड़ों को पल भर के लिए भी आंखों से ओझल नहीं होने दिया और ना ही उन्हें सुनहरा बाज दिखाई दिया। कहीं उसने फिर हमला किया तो, जय सोच रहा था। मैं उसे कैसे रोकूंगा? जय या उसके कुत्ते को इतने बड़े दमदार चोंच और पंजे वाले बाज से क्या मुकाबला। उसके 4 इंच लंबे घुमावदार पंजे उसका सबसे खतरनाक हथियार थे। जब वह अपने पंख फैलाता था तब एक पंख के सिरे से दूसरे पंख के सिरे तक की दूरी 8 फीट से ज्यादा की होती थी। बाज उस दिन नहीं आया क्योंकि उसने जमकर खाया हुआ था और अपने ठिकाने पर आराम कर रहा था। जिस चट्टान पर उसने घर बनाया हुआ था उसके आसपास पुरानी हड्डियां बिखरी हुई थी जो कभी फीजट, हिम मुर्गी, बिज्जू और यहाँ तक कि लोमड़ी जैसे जानवरों की थी जिसे उसने खा लिया था। बाज की एक संगनी भी थी, लेकिन यह उनके अंडे या बच्चे देने का समय नहीं था, इसलिए वह अपनी अलग खोज यात्रा पर निकली हुई थी। सुनहरा बाज अपनी चट्टानों के सिरे पर बैठा घाटी के आर पार देख रहा था। उसकी तेज ना झपकने वाली आंखों से कुछ भी छुपा नहीं था। वह अनोखी पीली नारंगी सी आंखें 100 मीटर से भी ज्यादा की दूरी पर नीचे एक छोटे से छोटे चूहे या छोटे से छोटे खरहे जैसे जानवरों को भी देख सकती थीं। पहाड़ पर और भी बाज थे, लेकिन आमतौर पर वह अपने अपने इलाके में रहा करते थे और जो कुछ ज़्यादा ही दबंग होते थे सिर्फ वही मेमनों का शिकार करते थे, क्योंकि भेड़ों की रखवाली के लिए हमेशा इंसान और कुत्ते रहते ही थे। बाज अपने ठिकाने से उड़ा और बिना अपने जानदार पंख फड़फड़ाए तुंगनाथ के मंदिर वाली चोटी का चक्कर लगाते हुए शानदार उड़ान भरी। सलेटी रंग के ग्रेनाइट पत्थर की पट्टियों से बना प्राचीन मंदिर उसे नीचे दिखाई दे रहा था। सकरी पगडंडी पर तीर्थ यात्री रेंगते हुए सांप सी कतार बनाकर खड़ी चढ़ाई चढ़ रहे थे। चोटी के नीचे चारागाह में भेड़ें चैन से घास चर रही थीं। उन्हें बाज का पता भी नहीं था। फिर उस विशाल पक्षी का साया धूप से नहाए पहाड़ी ढलान पर तेजी से फिसलता चला गया। बाज ने भेड़ों के साथ एक लड़के और उसके कुत्ते को देखा, लेकिन उसे उसका कोई डर नहीं था। उसकी नज़र तो उस मेमने पर थी जो घास चरने में जुटी दूसरी भेड़ों से कुछ फीट हटकर फुदक रहा था। जय ने बाज को तब तक नहीं देखा जब तक कि वह कई 100 फीट की दूरी पर नंगी चट्टानों पर नहीं मंडराने लगा। उसकी उड़ने से कोई आवाज़ नहीं हो रही थी क्योंकि वह पंख फड़फड़ा ही नहीं रहा था। वह तो गोता लगाकर झपट्टा मारने के लिए पहले ही तैयारी कर चुका था और अब सीधे मेमने की ओर बढ़ रहा था। मोटू ने समय रहते बाज को देख लिया था। दबी सी आवाज में गुर्राते हुए वह तेजी से आगे को झपटा और बाज के मेमने पर झपटने से पहले ही लपक कर मेमने के बगल में जा पहुंचा। एक जोरदार टकराव हुआ, पंख बिखर कर उड़ने लगे। बाज गुस्से से चिल्लाया। मेमना ढलान पर लुढ़कता हुआ नीचे को गया और जब उसके पट्टों पर बड़ी सी चोंच से वार किया तो मोटू दर्द से करहा उठा। इस टकराव से विशाल बाज, जो कुछ भौचक्का सा रह गया था, कुछ लड़खड़ाता सा अपने शक्तिशाली डैने फड़फड़ाते हुए उड़ गया।
मोटू ने मेमने की जान बचा ली थी। वो डर गया था लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा था, जो कि एक बहुत अच्छी बात थी। जोर जोर से मिमियाते हुए वह दौड़कर बाकी भेड़ों के पास पहुंचा और फिर सारी भेड़ें मिमियाने लगीं। जय दौड़कर मोटू के पास पहुंचा, जो अब जमीन पर पड़ा रो रहा था। बास का कहीं नामो निशान भी नहीं था। उसने झटपट अपनी कमीज और बनियान उतारी और फिर बनियान को कुत्ते के घाव पर बांध दिया और उस पर अपनी बेल्ट कस दी ताकि वह अपनी जगह पर बनी रहे। मोटू से खड़ा नहीं हुआ जा रहा था और वह इतना भारी था कि उसे उठाकर ले जाने का साहस जय के बस में नहीं था। जय अपने कुत्ते को अकेले छोड़कर भी नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं बाज उस पर हमला करने की तैयारी न कर रहा हो। वह खड़ा हो गया और अपने दोनों हाथों को मुंह के दोनों ओर लगाकर अपने दादा को पुकारने लगा। दादा दादा, उसने आवाज़ लगाई, और जब उसके दादाजी ने उसकी पुकार सुनी तो वह हड़बड़ाए हुए पहाड़ की ढलान पर चले आए। एक दूसरा चरवाहा भी उनके पीछे पीछे चला आया और दोनों ने मिलकर मोटू को उठा लिया और उसे घर ले आए। मोटू का जख्म गहरा था, लेकिन दादाजी ने उसे साफ करके उस पर जड़ी बूटियों का एक बहुत ही बेहतरीन लेप लगा दिया। फिर उन्हें गाजर की पतली पतली पट्टियां काटकर उसके घाव पर रखीं, जो एक पुराना पहाड़ी इलाज है, और उसके पांव पर पट्टी बांध दी। लेकिन मोटू को फिर से दौड़ने भागने लायक होने में अभी कुछ समय और चाहिए था, लेकिन शायद तब तक बर्फ पड़नी शुरू हो जाएगी और ऊंचे पहाड़ की चरागाह को छोड़ नीचे घाटी में लौट जाने का समय आ जाएगा। इस बीच भेड़ों को चरने के लिए तो ले ही जाना होगा, दादाजी बोले। और दादाजी ने तय किया कि अब बाकी दिन जय के साथ वे खुद जाएंगे। उन्हें सुनहरा बाज अगले 2-3 दिन तक दिखाई नहीं दिया, और फिर जब दिखा तो वह दूसरे पहाड़ों के ऊपर उड़ान भर रहा था। शायद उसे शिकार के लिए कोई दूसरी जगह मिल गई थी, या फिर भेड़ों का कोई और झुंड। क्या तुम्हें बाज से डर लगता है? दादाजी ने जय से पूछा। पहले तो मैं नहीं डरता था दादाजी, जय ने कहा। जब तक उसने मोटू को घायल नहीं किया था तब तक मुझे नहीं मालूम था कि वह कितना खतरनाक हो सकता है, लेकिन उसे भी तो चोट लगी। मोटू सीधे उससे भिड़ गया। शायद वह अब भी कभी हमें तंग नहीं करेगा। दादाजी ने गहरी सोच में डूबकर कहा, पक्षियों के पंख बड़े नाजुक होते हैं और बड़ी आसानी से उनमें चोट लगती है, चाहे बाज ही क्यों ना हो। जय की उनकी बात पर पूरा यकीन नहीं था। उसने बाज के 2 बार हमले देखे थे और उसे यही लगता था कि वह किसी से नहीं डरता। जब तक वह जय की मौजूदगी से खौफ नहीं खाता तब तक वह उसकी भेड़ों के झुंड से दूरी बनाकर नहीं रहने वाला था। अगले दिन दादाजी की तबीयत खराब हो गई थी। उन्हें हल्का सा बुखार था और वह बिस्तर पर ही पड़े रहे। मोटू जोश जोश में 3 टांगों से इधर उधर कूदता फिर रहा था। जिस पैर में चोट लगी थी उसमें अब भी काफ़ी तकलीफ थी। भेड़ों को ज़्यादा दूर मत ले जाना, दादी ने कहा। घर के आसपास ही चरने देना उन्हें। लेकिन यहाँ आसपास में घास नहीं बची है, जय बोला। मैं नहीं चाहती कि जब तक वह बाज इस इलाके में है तब तक तुम कहीं दूर जाओ। इसे वह डंडा दे दो, दादाजी ने खाट पर लेटे लेटे कहा। दादी ने कमरे के कोने से एक डंडा उठाकर जय को दे दिया। जंगली चेरी के पेड़ की डाल से बना हुआ पुराना डंडा था वो, जिसे दादाजी अक्सर लेकर घूमा करते थे। उसकी लकड़ी पुरानी पड़ने से पक्की हो गई थी और डंडा मजबूत और लंबा था, जमीन से जय के कंधों तक पहुंचता था। इसे खोना नहीं, दादाजी ने कहा। यह डंडा बहुत साल पहले मुझे एक घुमंतु विद्वान ने दिया था, जो तीर्थ यात्रा के लिए तुंगनाथ के मंदिर में आया था। मैंने सोचा था कि जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम्हें दूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि यह डंडा तुम्हें सौंपने का सही समय अब आ गया है। अगर बाज तुम्हारे पास आए तो डंडे को सिर के ऊपर घुमाने लगना। ऐसा करने से बाज तुम्हारे पास आने की हिम्मत नहीं करेगा। पहाड़ों पर बादल घुमड़ने लगे थे और तुंगनाथ का मंदिर धुंध की मोटी चादर से घिरकर दिखना बंद हो गया था। सर्दियां आने को थी और तीर्थयात्रियों की गिनती बहुत कम रह गई थी। जल्द ही इस ऊंचाई पर तेंदुए, भालू और सुनहरे बाजों के सिवा और कोई नहीं होगा। जय चेरी की लकड़ी के डंडे से भेड़ों को हाँक हाँक कर बुग्याल की हरी घास तक ले गया। मोटू की जगह डंडे से काम चलाना पड़ रहा था और भेड़ों को भी जैसे बौखलाहट में भौंकते भागते मोटू के मुकाबले डंडे की बात ज़्यादा समझ में आ रही थी। अचानक ठंड बढ़ने और बर्फ़ पड़ने के आसार देखते हुए दादी ने जोर देकर जय को एक तिब्बती व्यापारी से ख़रीदा हुआ मोटा सा ऊनी कोट और ऊंचे जूते पहनाए। जूते पहनने की उसकी आदत नहीं थी, क्योंकि वह आमतौर पर सैंडल पहनता था
और उस दिन उसे पहाड़ पर जल्दी जल्दी चढ़ने उतरने में कुछ मुश्किल हुई। सारी भेड़ों को एक साथ रखना थका देने वाला काम था। कुछ कौवे काँव काँव करने लगे तो जय को लगा कि बाज कहीं आसपास भी हो सकता है, लेकिन धुंध की वजह से उसे ज़्यादा दूर तक दिखाई नहीं दिया। कुछ समय बाद धुंध छट गई और जय को मंदिर और उसके पीछे बर्फ से ढकी ऊंची चोटियां दिखने लगी। उसे वह सुनहरा बाज भी दिखाई दिया जो ऊपर काफी ऊंचाई पर चक्कर काट रहा था। जय ने भेड़ों को जरा भी दूर जाने नहीं दिया। उसकी एक आंख तो बाज पर ही टिकी हुई थी तो दूसरी आंख बेचैन भेड़ों पर। फिर उस बड़े से बाज ने आसमान से नीचे को गोता लगाया और नीचे को उड़ने लगा। पहले उसने मंदिर के चक्कर काटे और फिर ऐसे गायब हो गया जैसे वह वहां से चला गया हो। ये बहुत ही चालाकी भरी चाल थी। जय को लग रहा था कि हो ना हो वह जल्दी ही लौट आएगा, और कुछ ही देर में वह पहाड़ की दूसरी ओर से आ गया। इस बार वह और भी नीचे उठ रहा था। उसके डैने फैले और ऊपर को उठे थे और पैरों के पंजे आगे को। वह नजरें अपने शिकार पर गड़ाए हुए था। अचानक दूसरी भेड़ों और जय से दूर ढलान पर कुछ नीचे को चले गए एक छोटे से मेमने पर इस बाज की नजर पड़ गई, और अब वह और भी नीचे उठ रहा था, जमीन से बस कुछ फीट की ऊंचाई पर। जय को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए वह जय के बिल्कुल बगल से उड़ता हुआ गया तो जय को हवा का तेज झोंका झकझोर गया, और तभी जय ने अपना डंडा आगे कर दिया और बाज को उसकी चपेट में आकर जोरदार चोट लगी। शिकार बाज के पंजों में आते आते रह गया और वह छोटा सा मेमना फुदकता हुआ वहां से चला गया। जय को यह देखकर बड़ी हैरानी हुई कि डंडा लगने के बाद भी बाज वहां से चला नहीं गया, बल्कि वह पहाड़ी के ढलान पर ही उतर गया और बैठा बैठा जय को घूरता रहा, जैसे प्रजा में से किसी का फेंका कंकड़ लगने के बाद कोई राजा गुस्ताखी करने वाले को घूर रहा हो। सुनहरा बाज देखने में करीब करीब जय के कद का लग रहा था। उसने पंख अब भी फैला रखे थे। उसकी खौफनाक आंखें जय को जैसे बांधे जा रही थीं। पहले तो जय को लगा कि वह मुंह फेर ले और वहां से भाग जाए, लेकिन चेरी के पेड़ का वह डंडा अब भी उसके हाथ में था और अब उसे भरोसा हो गया था कि डंडे में ताकत तो है। उसने देखा कि बाज मेमने पर झपट्टा मारने के लिए फिर से उड़ान भरने को तैयार है। वहां से भागने के बजाय उसने डंडे को अपने सिर से ऊपर उठाकर आगे की ओर दौड़ लगा दी। बाज उड़कर जमीन से कुछ फीट ऊपर उठा और अपने बड़े बड़े पंजों से उस पर झपटा। जय की किस्मत अच्छी थी कि उसका जैकेट काफी मोटा था और वह बाज के पंजों से बच गया, लेकिन उसके पैने नखून की चपेट में आकर एक बांह उसकी घायल हो गई। उसी समय बाज का फैला हुआ पंख भारी डंडे से टकराया। दर्द और गुस्से से बाज की तीखी चीख निकल गई। फिर वह घूमा और चोट की वजह से जोर देकर मुश्किल से अपने डैने ऊपर नीचे करता वहां से उड़ गया। जय ने अब भी अपने हाथ में डंडे को पूरी मजबूती से पकड़ रखा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि बाज फिर हमला करेगा। उसने अपने फटे जैकेट पर नजर भी नहीं डाली। उधर सुनहरा बाज कुछ दूर एक चट्टान पर उतर गया था और ऐसा लग रहा था जैसे उसे फिर हमला करने के लिए लौटने की कोई जल्दी नहीं थी। जय ने भेड़ों को घर की तरफ हाँकना शुरू किया। घने और काले बादल घिर आए थे और तभी मौसम की पहली बर्फबारी भी होने लगी, तिनका तिनका करके। जय को एक खरहा पहाड़ी पर कुलाचे मारता दिखाई दिया, जैसे वह करीब 50 फीट दूरी पर था। तभी जय ने बाज को एक और झुकते हुए उसकी तरफ बढ़ते हुए देखा। इसे तो बड़ी बुरी चोट लगी है, जय ने सोचा। चलो आज के खाने के लिए तो इसे कुछ मिला। राहत महसूस करने के साथ उसके मन में उस विशाल पक्षी के लिए एक चाहत भी उमड़ पड़ी थी। खरहे ने बाज को देख लिया था और देखते ही छुपता छुपता वह बहुत पास उगी झाड़ियों की तरफ दौड़ गया। जय नहीं जान पाया कि उस दिन बाज खरहे का शिकार कर भी पाया या नहीं, क्योंकि तेज बारिश के साथ बर्फ पड़ने का सिलसिला जोर पकड़ने लगा था और लगातार खराब होते उस तूफानी मौसम में बाज और खरहा दोनों ही गुम हो गए। जय के पीछे चलती भेड़ें मिमियाने लगी थी। एक मेमना थका थका सा लग रहा था। जय उसे उठाने के लिए झुका, तभी उसे कुछ भिनभिनाने की सी आवाज सुनाई दी जो लगातार तेज हो रही थी। इससे पहले कि वह आंख उठाकर उसकी ओर देख भी पाता, बड़ा सा एक डैना उसके कंधे से टकराया और वह गिरकर ढलान पर कलाबाजी खा गया। मेमने के साथ वह बेरी की कंटीली झाड़ी से टकराकर ठहरा। झाड़ी की वजह से उसकी जान बच गई थी। जय ने देखा कि बाज काफी नीचे को उड़ता फिर से उसी की ओर उड़ता चला आ रहा है। यह दूसरा बाज था। एक से छुटकारा मिला तो दूसरा आ गया।
उतना ही बड़ा और निडर, शायद पहले वाले बाज का ही साथी होगा। जय का डंडा खो गया था और अब इस दूसरे बाज का मुकाबला करने के लिए उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। इसलिए वह मेमने को अपनी ओट में लिए झाड़ी के नीचे दुबक गया। इसके साथ ही उसने जोर जोर से आवाज़ लगाना शुरू कर दिया, बाज को डराने और मदद को लोगों को बुलाने के लिए। अब बाज के लिए उन तक पहुंचना आसान नहीं था, लेकिन बाकी सारी भेड़ें पहाड़ी पर खुले में थीं। उसे लगा कि अब बाज उनमें से किसी एक पर ज़रूर हमला बोलेगा। जब बाज आसमान में एक चक्कर मारकर वापस उस जगह पर पहुंचा, तभी जय को बेतहाशा भौंकने की आवाज़ सुनाई दी। बाज भी फौरन दूर हटकर आसमान की ऊंचाइयों की ओर उठने लगा। भौंकने की आवाज़ मोटू की थी। जय की पुकार सुन उसे समझ में आ गया था कि कुछ गड़बड़ है और वह 3 टांगों से लंगड़ाता हुआ घर से बाहर निकल आया था, जंग के लिए तैयार। उसके पीछे पीछे एक और चरवाहा चला आ रहा था और सबसे बढ़कर दादी माँ बाजों को डराकर भगाने के लिए 2 कढ़ाई आपस में टकराती हुई चिल्लाती चली आ रही थी। भौंकने, बर्तनों के टकराने और चिल्लाने की आवाज़ों से डर कर बाज वहाँ से चले गए। भेड़ें भी इधर उधर बिखर गई थीं और उन्हें एक जगह इकट्ठा करने में भी काफ़ी समय लग गया। तब तक भारी बर्फबारी होने लगी थी। कल ही हम सबको माकू चले जाना चाहिए, जय की मदद के लिए आया चरवाहा बोला। हाँ, अब समय आ गया है जब हमें जाना ही चाहिए, दादी ने कहा। जय, अब तुम अपनी कहानी की किताबें फिर से पढ़ सकोगे। अब तो मेरे पास सुनाने के लिए अपनी ही कहानी है दादी, जय ने कहा। जब तीनों मकान पर पहुंचे और जय ने दादाजी को देखा तो वह बोल पड़ा, अरे मैं आपका डंडा तो वहीं भूल गया। लेकिन मोटू ने वह डंडा उठा लिया था और वह अपने दांतों में उसे दबाकर साथ ले आया था और अब मकान की दहलीज पर उसे लेकर बैठा था। उसे लगा था कि चेरी की लकड़ी उसके जबड़ों को फायदा पहुंचाएगी और अगर दादी ने समय पर पहुंचकर डंडा उससे छीन नहीं लिया होता तो वह उस डंडे को चबा जाता। दादाजी अपनी खाट पर बैठे बैठे बोले, कोई बात नहीं जय, डंडे से फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि वह किसके हाथ में है। ये डंडा तुम्हारे हाथ में था जय, और तुमने इससे अपनी पूरी बहादुरी दिखाई और उस बेचारे छोटे मेमने को बचा लिया है। अब तुम्हारे पास सुनाने के लिए एक कहानी जरूर होगी। यह कहकर दादाजी मुस्कुरा दिए। तो फ्रेंड्स, ये थी कहानी आइज ऑफ द ईगल, यानी कि बाज की नज़र, जो अगेन लिखी थी सर रस्किन बॉन्ड ने। फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। फ्रेंड्स, मेरे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, उन्हें भी अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर एंजॉय कीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।